हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्रद्धा। आज डिस्कस करते हैं रसेल के थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन को। इससे पहले के वीडियो में इनकम्प्लीट सिंबल को डिस्कस किया था, थ्योरी ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज देखते हैं थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन इन्होंने क्यों दिया था। और सर ये लिंग्विस्ट फिलोसोफर हैं, लिंग्विस्टिक फिलोसोफर हैं, और जितने भी अपने थ्योरीज दिए हैं वो भाषा की क्लैरिटी के लिए, लैंग्वेज में क्लैरिटी आए इसके लिए दिया है उन्होंने। तो थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन भी इसीलिए दिया था उन्होंने। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से भाषा के गलतफहमी को दूर करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करने के लिए। इनका कहना था कि कोई भी वर्ड जो है वो हर वर्ड नाम नहीं होता है। हर वर्ड दिखता नाम की तरह है पर वो नाम नहीं होता है। बहुत कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। तो इनका कहना था कि सेंटेंस होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट के लिए जो हम सेंटेंस बोलते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं या सेंटेंस बोलते हैं, तो उस सेंटेंस में जैसे हमने राम इज ए बॉय बोला तो राम नाम है, राम एक नाम है, यहाँ नाम सही है। पर जब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फ्रेजेस होते हैं, उसके वाक्यांश होते हैं, वो रियल में नेम नहीं होते हैं। जैसे द ऑथर ऑफ वेवरली इज स्कॉट, तो यहाँ पे द ऑथर ऑफ वेवरली इज स्कॉट जो है वो फ्रेज में आता है, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है। यहाँ ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये नाम नहीं है। पर क्या होता है, ये नाम की तरह यूज होता है सेंटेंस में, तो यहाँ कंफ्यूजन आ जाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन दिया था। उनका कहना था कि अ नेम डिनोट समथिंग, नाम कुछ को डिनोट करता है, कुछ की तरफ संकेत करता है। पर वेयर एज अ फ्रेज डू नॉट डिनोट एनीथिंग, फ्रेज किसी को डिनोट नहीं करता है। ये सिर्फ लगता है कि कोई नाम है पर ये किसी को डिनोट नहीं करता है। तो यही इनका कहना है कि इस गलतफहमी को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन को समझेंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये एक डिस्क्रिप्शन है, ये नाम नहीं है। अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन होगा, ये नाम नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कल को चेंज हो जाएंगे। तो फिर नाम अगर उसको लेंगे तो वो गलत सेंटेंस हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा। इसीलिए इनका कहना है कि नाम किसी को सूचित करता है और डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन है, वो नाम की तरह दिखता है पर वो नाम है नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी यही बताता है कि हम उन चीजों के बारे में भी मीनिंगफुल तरीके से बात कर सकते हैं जो रियल में मौजूद नहीं है। थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन को समझाने के लिए सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन को समझाने के लिए डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन और डेमोन्स्ट्रेशन में अंतर होना चाहिए, अंतर समझना चाहिए कि हर डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन नहीं होता और डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन नहीं होता है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। जैसे कोई बाय बर्थ ब्लाइंड है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये टेबल है, उसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं। हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं उसका। तो उस बाय बर्थ जो ब्लाइंड है उसको हम टेबल का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर वो बाय बर्थ ब्लाइंड है तो उसको अगर हमें बताना है कि ये लाल कलर है तो उसका तो हम डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लाल कलर का ना हम डेफिनेशन दे सकते हैं ना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और डेमोन्स्ट्रेट भी बाय बर्थ ब्लाइंड को नहीं कर सकते हैं। जो देख सकता है उसको हम ना लाल कलर का डेफिनेशन दे सकते हैं, ना ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आप लाल कलर देख लीजिए, ये लाल कलर है, इसी को लाल कलर बोलते हैं। तो ये हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ डेफिनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्क्रिप्शन तीनों में अंतर बताया है रसेल ने, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। उसके बाद ये कहते हैं कि मेनली दो तरह की थ्योरी देते हैं डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेट डिस्क्रिप्शन और इनडेफिनेट डिस्क्रिप्शन। रसेल ये भी कहते हैं कि हम जो भी डिस्क्रिप्शन देते हैं तो ये कहते हैं वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट लैंग्वेज बाय गिविंग एनी डिस्क्रिप्शन। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज अगर हम कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन अगर हम बता रहे हैं तो उसके लिए हम केयरफुल होकर बताएं, ताकि कंफ्यूजन सामने वाले को ना हो कि ये क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है या क्या बताया जा रहा है। रसेल ये सिद्ध करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत ये सिद्ध करना चाहते हैं
कि ये फ्रेज जो है वो नाम नहीं है। ये इसका लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। नाम का अर्थ उनसे सूचित होने वाली वस्तुओं से जाना जाता है, बट प्रॉब्लम यहाँ क्या हो जाता है कि जो फ्रेज है यही ऑब्जेक्ट को नाम की तरह बताने की कोशिश करता है। तो इन शॉर्ट इनका ये कहना है कि नाम कुछ डिनोट करता है, पर फ्रेज कुछ नहीं करता है। फ्रेज कंफ्यूजिंग है। फ्रेज इज नॉट अ नेम, डू नॉट डिनोट एनीथिंग। ये एक शॉर्ट सिनॉप्सिस है इसका। Even though they are used in the place of name, they do not denote anything. ये नाम की जगह पे यूज होता भी है, फिर भी ये कुछ भी सूचित नहीं करते हैं। If they are removed from the sentence, the meaning of sentence is not affected. इनका कहना है कि अगर हम इसको सेंटेंस से निकाल दें तो भी हमारे सेंटेंस का मीनिंग अफेक्ट नहीं होगा, उससे कोई अर्थ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको ये एक लॉजिकली एनालाइज करके प्रूफ भी करते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि ये जो फ्रेजेस हैं इट इज एन इनकम्प्लीट सिंबल। ये डेफिनेट फ्रेज की भी बात करते हैं, इनडेफिनेट फ्रेज की बात करते हैं। दोनों सेंटेंसेस में ये कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट सिंबल है, ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है। अगर इसको हम हटा दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने डिस्क्रिप्शन में रसेल बताना चाहते हैं, और ये दो टाइप के डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस को बताते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट फ्रेज में ये रसेल कहते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही इनकम्प्लीट सिंबल हैं। दे डू नॉट डायरेक्टली डिनोट एनी ऑब्जेक्ट एंड दे हैव नो इंडिपेंडेंट मीनिंग बाय देमसेल्व्स। इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। इवन इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट अफेक्टेड। फिर इंडेफिनिट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, अब दो ये इंडेफिनिट डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं और डेफिनिट डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। इंडेफिनिट डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? ये स्टार्ट होता है ए एंड, या सो एंड सो भी इसमें ले सकते हैं। वैसे तो सो एंड सो सेमी में यूज, पर इसको भी ले सकते हैं हम, क्योंकि ये भी डेफिनिट नहीं है, कोई है। अब कोई कौन है निश्चित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। किससे मिला? कोई डेफिनेट नहीं है किससे मिला, बस एक आदमी से मिला। इसको ये एनालाइज करते हैं। इनका कहना है कि किसी आदमी से मैं मिला, तो क्या अगर मैं ये एम अमैन अगर हम हटा देते हैं सेंटेंस से, तो इस पूरे सेंटेंस के सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको लॉजिकली एनालाइज करते हैं, तो लॉजिकली एनालाइज ये कैसे करते हैं? इनका कहना है कि मैं आज एक्स से मिला, एक्स में मैन के सारे गुण हैं। मैं आज एक्स से मिला, एक्स में मैन के सारे गुण हैं। तो इससे अ मैन जो है, एक मनुष्य, ये कहीं भी यहाँ यूज नहीं हो रहा है। मैं उस मीनिंग को समझ भी गया और यूज नहीं भी हो रहा है। इसलिए ये कहते हैं कि ये इनडेफिनेट डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस जो होते हैं, उसको अगर हम निकाल भी दें सेंटेंस से, तो हमारे सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनका कहना है। उसके बाद ये आते हैं डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस पे। ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये डिनोट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इसलिए इनका भी कोई अर्थ नहीं होता है। डेफिनेट में क्या आता है? द ऑथर ऑफ वेवरली इज स्कॉट। सच फ्रेजेस क्लेम टू डिनोट बट दे डू नॉट एक्चुअली डिनोट एनीथिंग। क्लेम करते हैं कि कुछ बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, किसी की ओर संकेत कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ये कुछ डिनोट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, द ऑथर ऑफ वेवरली इज स्कॉट। यहाँ पे ये द ऑथर ऑफ वेवरली जो है, ये डिनोट कर रहा है कि किसी को कोई सब्जेक्ट है, ये नेम है, ये ऐसा कुछ है नहीं। इसको भी इन्होंने एनालाइज करके बताया है। एक दूसरा इनको बताते हैं, सच फ्रेजेस क्लेम टू डिनोट बट थिंक दे डिनोट डज नॉट एग्जिस्ट। इनका कहना है कि कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं इसमें डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव में, ये डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा फोकस करते हैं। डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस पे ही इनका ज्यादा जो भी अपना एक्सप्लेनेशन दिया है या लॉजिकली एनालाइज किया है, इस पे इनका ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। ये ज्यादा, इसी से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। तो इनने बताया कि इस डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव में दो तरीके की बात होती है। पहला तो ये कि ये बताता है कि सच क्लेम करता है, बट ऐसा कुछ वो क्लेम कर एक्चुअली ये डिनोट नहीं करता है किसी भी चीज को। दूसरे में ये कहते हैं, सच फ्रेजेस क्लेम टू डिनोट
क्लेम करता है कुछ सूचित करने के लिए, बट दे थिंक दे डू नॉट, ये जो चीज को बता रहा है वो एग्जिस्टेंस उसका है ही नहीं। एग्जाम्पल, द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड, आगे द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड, तो द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, द प्रेजेंट किंग, किंग तो है ही नहीं यहाँ पे, वर्तमान में फ्रांस का कोई राजा है नहीं, तो ये जो फ्रेज है ये अपने आप में ही गलत है। तो लास्ट में ये दिखाएंगे कि ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाता है लॉजिकली एनालाइज करने पे। तो ये दो तरह की सेंटेंस की बात करते हैं और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये अच्छा सिंपल टेक्निक यूज करते हैं। इनका कहना है कि रसल का कहना है कि जहां एक प्रेडिकेट किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हो तो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस ये मान के चलता है कि कोई ऐसी वस्तु वास्तव में मौजूद है जिस पर प्रेडिकेट लागू हो सके। कोई एग्जिस्टेंस ऐसा होगा ना कि प्रेडिकेट उससे रिलेटेड हो सब्जेक्ट से, अगर वो एग्जिस्टेंस लेस है तो फिर उससे उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उस सेंटेंस का। इसलिए ये कहते हैं, इनका कहना है कि प्रेडिकेट जो भी होगा उसका एग्जिस्टेंस ऐसा होना चाहिए, तो वास्तव में ऐसा कोई मौजूद होना चाहिए जिस पर प्रेडिकेट लागू हो सके, मतलब कुछ है जिस पर डिस्क्रिप्शन लागू होता है। यदि कुछ को क्लैरिफाई कर दें, उस कुछ को क्लैरिफाई कर दें कि वो क्या है जिस पर प्रेडिकेट लागू होता है, तो हमारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, जो भी समस्या हमारे लैंग्वेज में आ रही है वो दूर हो जाएगी। यह डिस्क्रिप्शन का एनालिसिस करते हैं वो और बताते हैं कि फ्रेज में जो भी ऐसा कोई मीनिंग आता है, जो कि ऐसा वाक्यांश आता है जो कि नाम की तरह दिया हुआ है और कुछ सूचित नहीं करता है, उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। अब ये इसको एनालाइज करते हैं कि द ऑथर ऑफ वेवरली इज स्कॉट, तो इसको कैसे एनालाइज करते हैं। इसमें इनका कहना है कि ये नाम की तरह यूज हुआ है बट ये नाम तो है नहीं, ऑथर ऑफ वेवरली कोई नाम नहीं है। तो इनका यहाँ कहना है कि इसको एनालाइज करके अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको नाम मान लेते हैं तो ये नाम क्या है, स्कॉट है। तो हम अगर इसको एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे अगर नाम मान लिया इसको तो ये स्कॉट इज स्कॉट, ऐसा हो जाएगा। ऑथर ऑफ वेवरली कौन है, स्कॉट है, और अगर इसको हम नाम मानते हैं तो ये स्कॉट हो गया, स्कॉट इज स्कॉट। तो यहाँ पे रेपिटिशन होता है, रेपिटिशन होने पे क्या होता है, टोटोलॉजी हो जाती है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे, तो इसको हम नाम नहीं मान सकते हैं। पहला एनालिसिस इन्होंने ये दिया है कि इसको नाम मानने से टोटोलॉजी का प्रॉब्लम आता है। अब और प्रॉब्लम एक और आता है कि एक तो टोटोलॉजी का प्रॉब्लम, दूसरे हमें इससे कोई नया नॉलेज नहीं मिल रहा है द ऑथर ऑफ वेवरली से, कोई ऐसा हमें ज्ञान नहीं दे रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा बताए इससे। द ऑथर ऑफ वेवरली इज स्कॉट, अगर इसको नाम मान ले स्कॉट इज स्कॉट, इससे टोटोलॉजी भी हो रहा है और इससे कोई हमें नया नॉलेज भी नहीं मिल रहा है। दूसरे तरीके से कहते हैं, अगर इसको हम नहीं मानते हैं कि द ऑथर ऑफ वेवरली इज नॉट स्कॉट, अगर हम इसका निषेध करते हैं तब क्या होगा, स्कॉट इज नॉट स्कॉट। अगर हम इसको नाम के सेंस में लेते हैं तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाएगा, और अगर इसको हम हटाते हैं सेंटेंस से द ऑथर ऑफ वेवरली को, तो भी इसके सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये इसको एनालाइज करते हैं दूसरे तरीके से। इस रसल कहते हैं कि द ऑथर ऑफ वेवरली इज स्कॉट, अगर हम स्कॉट को इसको अगर हटा देते हैं अपने लॉजिकल एनालिसिस में, अगर इस सेंटेंस को लॉजिकली एनालाइज करते हैं और इसको हटा देते हैं तो वाक्य के मीनिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, वो कहते हैं कि एनालाइज करने में कहते हैं कि मिनिमम कोई एक व्यक्ति है जिसने वेवरली लिखा, मैक्सिमम कोई एक व्यक्ति है जिसने वेवरली लिखा। ये इसका एनालिसिस है, ये आंसर में भी लिख सकते हैं कि मिनिमम एक व्यक्ति है जिसने वेवरली लिखा, मैक्सिमम एक व्यक्ति है जिसने वेवरली लिखा। इनका कहना है कि तीसरा लाइन ये बोलते हैं, ये तीसरा एनालिसिस ये करते हैं, जिसने वेवरली लिखा वह स्कॉट है। यहाँ पे द ऑथर ऑफ वेवरली वर्ड कहीं भी नहीं आया, फ्रेज कहीं भी नहीं आया, लेकिन हमें मीनिंग तो समझ में आ गया उसका। जिसने वेवरली लिखा वह स्कॉट है, कोई एक व्यक्ति है, मिनिमम कोई एक व्यक्ति है जिसने वेवरली लिखा, मैक्सिमम कोई एक व्यक्ति है जिसने वेवरली लिखा, जिसने वेवरली लिखा वह स्कॉट है। तो इसमें क्या है कि अगर द ऑथर ऑफ वेवरली हटा दिया मैंने
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सेंटेंस के मीनिंग पे। यही इनका मेन कहना है कि कोई भी फ्रेज जो होता है वो अगर किसी नाम की तरह दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसका मीनिंग हो ही। और इस प्रकार रसेल फ्रेज को इनकम्प्लीट सिंबल बताते हैं। ये इनकम्प्लीट सिंबल है। उसके बाद रसेल ये कहते हैं कि फ्रेजेस को इनकम्प्लीट सिंबल बताने के लिए इनका कहना यही है कि कुछ डिनोट नहीं किया, मीनिंग का अर्थ भी नहीं बदला, और उसके बाद हमने इसको अगर एलिमिनेट कर दिया, वही अगर एलिमिनेट कर दिया तो कोई सेंटेंस का कोई अर्थ भी नहीं बदला। एक और एग्जांपल से इन्होंने बताया है, जैसे कि जो कि एग्जिस्टेंस लेस है। एग्जिस्टेंस लेस ऐसे बहुत सारे वाक्यांश है, जैसे द गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई। इस पे एक क्वेश्चन भी आया है, द गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रसेल्स थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन। द गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन आया है 2025 में, पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें इनका कहना है कि ये एक डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। जैसा कि बताया मैंने, डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस में द आता है, और जैसे द ऑथर ऑफ वेवरली, द गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई। तो ये सब इनका, ये इन्हें इस सेंटेंस को एक्सप्लेन किया है कि द गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। पहले हमें ये लिखना है कि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस क्या होता है, डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस क्या होता है, और द गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई डेफिनेट डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है। और इसको भी इन्होंने एनालाइज करके बताया है कि द गोल्डन माउंटेन एक डिस्क्रिप्शन है, कोई नाम तो नहीं है ये। जब द लिखते हैं द गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई, गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई, तो यहाँ पे द गोल्डन माउंटेन जो है ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये कोई रियल नेम नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो कि गोल्डन माउंटेन हो, फिर भी सेंटेंस मीनिंगफुल लग रहा है। पहले तो ये चीज है ही नहीं, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो द गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई दिख रहा है कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस है या मीनिंगफुल फ्रेज है, बट ऐसा कोई फ्रेज ये है नहीं। तो इनका कहना है कि जब ये इसको हम एनालाइज करते हैं, अगर इसको मानते हैं कि एक गोल्डन माउंटेन है भी, तो भी ये हमें सही नहीं लगता है, ये मीनिंगलेस लगेगा। क्यों? क्योंकि एक गोल्डन माउंटेन है, एक गोल्डन माउंटेन मौजूद है, ऐसा हम मानते हैं कि एक गोल्डन माउंटेन मौजूद है, यह केवल एक ही है, यह बहुत ऊंचा है। बट यहाँ पहली कंडीशन ही गलत है कि गोल्डन माउंटेन, कोई गोल्डन माउंटेन का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो पहले ही ये पूरा सेंटेंस, अगर हम इसको एनालाइज करते हैं कि कोई एक गोल्डन माउंटेन है, गोल्डन माउंटेन एक ही है और बहुत ऊंचा है, अगर हमने इसको लॉजिकली एनालाइज कर भी लिया, तो इसकी पहली कंडीशन ही गलत है, ये गोल्डन माउंटेन, इसका कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ये पूरा सेंटेंस फॉल्स हो जाता है। ये इनका एक्सप्लेनेशन है रसेल का। रसेल कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन का अर्थ तभी पूरा होता है जब उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट रियल में मौजूद हो, अदरवाइज लॉजिकल एनालिसिस करने पर सेंटेंस फॉल्स मिलता है। जैसे कि ये फॉल्स मिला हमें, अभी डिस्क्राइब किया तो ये फॉल्स सेंटेंस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट का रियल में एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम प्रेडिकेट से कैसे अटैच करेंगे, उसको अटैच नहीं होगा प्रेडिकेट से, तो एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं, द गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई, ये सारा आंसर ही है, ये इस क्वेश्चन का आंसर ही है। इसको दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं कि ये एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है। रसेल कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फ्रेज को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो वाक्य के अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, कोई x है, इसको x मान लिया, x इज वेरी हाई, तो यहाँ गोल्डन माउंटेन को लॉजिकल सिंबल में चेंज कर दिया, इसलिए यहाँ वाक्य का अर्थ बिना फ्रेज के भी सेम हो गया। तो फ्रेज को नाम नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन बताया कि यहाँ अगर हम इसको x इज वेरी हाई कर देते हैं तो भी हमारा, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस तो कुछ है नहीं, तो x इज वेरी हाई कर देते हैं, इसको लॉजिकली सिंबलाइज कर देते हैं, तो फिर मीनिंग सेम रह जाता है और ये फ्रेज का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। तो यहीं पे ये कहते हैं कि फ्रेज का कोई मतलब नहीं रहता है,
phrase that if they are removed from the sentence, the meaning of the sentence is not affected. यही समझाने की कोशिश ये थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन में करते हैं और यही इन्होंने समझाया भी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है और द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड। इनका क्रिटिसाइज भी हुआ है, स्ट्रॉसन ने तो इनको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है इनके थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन का। एक ये क्वेश्चन आया है द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज नहीं, वाई अकॉर्डिंग टू रसेल इज द प्रोपोजिशन द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड। ऐसा बताया है इनने, द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड प्रॉब्लमेटिक क्रिटिकली डिस्कस। तो इसमें क्या है, द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, ये भी तो द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस का एग्जिस्टेंस नहीं है। फ्रांस में कोई किंग नहीं होता है, इसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो पहले तो ये पहले ही इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये ऐसे ही पहले इसका समझ में आ जाता है कि ये थ्योरी सेंटेंस फॉल्स होगा। यही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये वाक्य फ्रांस में कोई वर्तमान राजा नहीं है। ये मेन प्रॉब्लम तो यही आ जाता है सबसे पहले। ये लिख रहा है ना प्रॉब्लमेटिक, वाई प्रॉब्लमेटिक, कि फ्रांस में कोई वर्तमान राजा है ही नहीं। तो यहाँ पे इसको थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन से रसेल ने समझाया है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल लग रहा है मीनिंगफुल सेंटेंस है द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड, पर ये मीनिंगफुल नहीं है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये फ्रेज ही गलत है। अगर ये फ्रेज गलत है तो इसका जो भी सेंटेंस होगा वो फॉल्स हो जाएगा। रसेल इस वाक्य को कहते हैं कि हम देखते हैं कि अगर इसको एनालाइज करते हैं कि ठीक है प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस है, अगर फ्रांस में कोई राजा मौजूद है, वो केवल एक राजा है और वो बाल्ड है, तो ठीक है ये मान लिया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो फ्रांस का वर्तमान राजा है और वो बाल्ड है। लेकिन इसकी भी पहली कंडीशन ही रॉन्ग है, एग्जिस्टेंस लेस है, रॉन्ग नहीं बोलेंगे इसको, एग्जिस्टेंस लेस है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अब चूंकि यही रसेल का यही कहना है कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कई बार इल्यूजन पैदा होता है, उसी इल्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने फ्रेजेस को एनालाइज किया और एनालाइज करके बताया कि क्या प्रॉब्लम है। तब द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस को इसमें भी इन्होंने क्या साबित किया है, इनकम्प्लीट सिंबल साबित किया है। इनका कहना है कि कुछ शब्द ऐसे लगते हैं कि मीनिंगफुल हैं पर वो मीनिंगफुल नहीं है। तो अब इसको स्ट्रॉसन ने बहुत तरीके से इसका ये किया है, खंडन किया है, इनको क्रिटिसाइज किया है। यहाँ पे क्रिटिकली डिस्कस लिखा है तो स्ट्रॉसन का ही डिस्कशन लिखना है, क्रिटिसिज्म लिखना है इसमें। तो स्ट्रॉसन क्या कहते हैं, स्ट्रॉसन इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये कहते हैं कि रसेल ने डेनोटेटिव थ्योरी ऑफ मीनिंग को तो माना। डेनोटेटिव थ्योरी ऑफ मीनिंग क्या कहता है, डेनोटेटिव थ्योरी ऑफ मीनिंग कहता है कि किसी शब्द का अर्थ उस वस्तु से समझा जाता है जिसकी ओर वह शब्द डिनोट करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि राम एक व्यक्ति है तो ये एक व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, और बुक अगर कोई कि बुक किसको करता है, पुस्तक नाम की वस्तु की ओर संकेत करता है। यानी शब्द का मीनिंग उसके डिनोटेशन से जुड़ा होता है, निर्देशन से जुड़ा होता है। बट स्ट्रॉसन क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को मानने से शब्द का अर्थ वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हैं। शब्द को मानना सही नहीं है क्योंकि शब्द का अर्थ वस्तु नहीं है, भले ही शब्द का यूज वस्तु को डिनोट करने के लिए किया गया हो। इनफैक्ट बहुत से ऐसे शब्द हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को सूचित नहीं करते हैं बट वो मीनिंगफुल होते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि इनका ये क्रिटिसिज्म दिया है इन्होंने कि इनकी ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को सूचित नहीं करते हैं बट मीनिंगफुल होते हैं। फिर दूसरा रसेल ने, स्ट्रॉसन ने एक और क्रिटिसाइज किया है इनको कि इन्होंने स्टेटमेंट और सेंटेंस में फर्क नहीं किया है रसेल ने, क्योंकि स्टेटमेंट और सेंटेंस में फर्क होता है। स्टेटमेंट मीनिंगफुल और मीनिंगलेस होता है, सेंटेंस मीनिंगफुल और मीनिंगलेस होता है, पर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होता है। रसेल दोनों को सेम मानते हैं, ये क्रिटिसाइज किया है स्ट्रॉसन ने। तीसरा क्रिटिसिज्म स्ट्रॉसन ने ये कहा है कि ये रसेल क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस और उसका स्टेटमेंट दोनों को एक साथ चलाते हैं। पर स्ट्रॉसन कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को कथन करने के लिए या स्टेटमेंट देने के लिए उसकी पहली कंडीशन यही है कि स्टेटमेंट का एग्जिस्टेंस पहले होना,
ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस पहले होना चाहिए, जो कि रसेल नहीं मानते हैं। रसेल दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। ये क्रिटिसिज्म किया है उन्होंने। फिर जैसे ये एक क्रिटिसिज्म, ये द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बाल्ड प्रॉब्लमेटिक, क्रिटिकली डिस्कस में ये क्रिटिसाइज स्ट्रॉसन ने ये भी किया है कि ये प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस जो है, इसको इन्होंने लॉजिकली एनालाइज करने पर फॉल्स सेंटेंस बताया है कि ये फॉल्स है। पर स्ट्रॉसन क्या कहते हैं कि ये फॉल्स नहीं है, ये रेफरेंस ही गलत दिया हुआ है, ये रेफरेंस फेलियर केस है, ये फॉल्स सेंटेंस नहीं है। ये बोल के इन्होंने बोला है कि उसका रेफरेंस फेल हो गया है, सेंटेंस फॉल्स नहीं है, इसको प्री सपोजिशन फेलियर बताते हैं। और बेसिक असम्पशन ही गलत है, तो इसके ट्रू फॉल्स का सवाल कहाँ से होता है, जब कोई चीज है ही नहीं, उसके बारे में आपने स्टेटमेंट दे दिया और उसको ट्रू और फॉल्स साबित कर दिया। तो इसमें ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं है, ये आपका रेफरेंस ही गलत है, ये रेफरेंस फेलियर केस है, तो इसको हम ऐसा नहीं मान सकते हैं। यही बोल के रसेल ने इसका क्रिटिसिज्म किया है। रसेल बहुत ही स्ट्रॉसन का बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, स्ट्रॉसन रसेल का क्रिटिसाइज करते हैं और इनके डिस्क्रिप्टिव थ्योरी को नहीं मानते हैं। वो इनके डिस्क्रिप्टिव थ्योरी को क्रिटिसाइज करके अपने डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स का प्रतिपादन करते हैं वो, और वो जो पर्सन थ्योरी के रूप में, अभी हम लोग स्ट्रॉसन का भी पर्सन थ्योरी पढ़ेंगे, उसी में ये इनके उसका प्रतिपादन इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इन्होंने डिस्क्रिप्टिव थ्योरी का खंडन किया और पर्सन थ्योरी को अपना डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स के रूप में लाकर अपना फिलॉसफी दिया। यही थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन है। एक क्वेश्चन और है पिछले PYQ में, हाउ रसेल्स थ्योरी ऑफ डेफिनिट डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू हिज लॉजिकल एटोमिज्म, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो रसेल का कोई भी थ्योरी जो है वो लास्ट में कहाँ जाता है, लॉजिकल एटोमिज्म पे रुकता है, क्योंकि उनने शुरुआत कहाँ से किया है, नॉलेज बाय एक्वेंटेंस से, और उनने अंत कहाँ किया है, लॉजिकल एटोमिज्म पे, और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हाउ रसेल थ्योरी ऑफ डेफिनिट डिस्क्रिप्शन, तो डेफिनिट डिस्क्रिप्शन में तो वही डेफिनिट डिस्क्रिप्शन, इसी को एक्सप्लेन करना है कि क्या डेफिनिट डिस्क्रिप्शन है, उसको एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस में ही ये साबित कर देना है कि ये कैसे लॉजिकल एटोमिज्म से रिलेटेड है, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तोड़ तोड़ के सिंपल सेंटेंस में लाते हैं और सिंपल सेंटेंस को क्लियर और डेफिनिट लैंग्वेज बता के उसको क्लैरिटी देते हैं, और वही लॉजिकल एटोमिज्म है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में लाया, छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ा और एक ऐसे एटम में लाया उसको, लिंग्विस्टिक एटम में, और फिजिकल एटम को तो ये डिनाई ही करते हैं, लैंग्वेज के एटम को मानते हैं ये, तो इन्होंने ऐसे एटम में उसको चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया कि अब उसको बिना, अब उसका पार्ट नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते उस सेंटेंस को, वो सबसे छोटा सेंटेंस है और बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, डेफिनिट है, क्लियर है, और बिल्कुल ही लिंग्विस्टिक में जो भी प्रॉब्लमेटिक सेंटेंस दिखता है वैसा नहीं दिखेगा। इसलिए ये लॉजिकल एटोमिज्म तक, इनका डेफिनेट डिस्क्रिप्शन लॉजिकल एटोमिज्म से रिलेटेड है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये भी दिया है इसके क्वेश्चन में, तो रीजन हमें यही देना है, लॉजिकल एक सेंटेंस को लॉजिकली एनालाइज करके बता देना है, उसी जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया कि लॉजिकल एटोमिज्म कैसे रिलेटेड है, उसको बता देना है कि कैसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ तोड़ के लॉजिकल एटम में ले आए हैं इसको, और बिल्कुल डेफिनेट और क्लियर सेंटेंस बना दिया। अब इससे ज़्यादा इसका पार्ट नहीं कर सकते हैं, यही इसका आंसर देंगे। तो ये है रसेल का टोटल थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट, और इन शॉर्ट नहीं बोलेंगे, इससे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, पूरा डिस्क्राइब कर दिया है मैंने। अब अगले वीडियो में इनके लॉजिकल एटोमिज्म को डिस्कस करेंगे, जो कि इनका लास्ट टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।